हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस की बात करेंगे। अपने पास 11th साइंस में आपको हमने समस्थानिक समबारिक करवाते हुए और जे थॉमसन का तरबूज मॉडल और प्लम-पूडिक करवाते हुए मॉडल, आज नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं। अपने पास बोर का परमाणु प्रतिरूप, ये एक प्रकार का बड़ा टॉपिक है आपके पास। बोर का परमाणु प्रतिरूप और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास। देखो, सबसे पहले चल रहे हैं आज अपने पास बोर का परमाणु प्रतिरूप। बोर का परमाणु प्रतिरूप है क्या? नील्स बोर ने इसकी खोज की थी। बोर का नाम है नील्स बोर, ठीक है। परमाणु क्या चलेगा? इसका प्रतिरूप चलेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इन्होंने परमाणु को सही तरीके से समझाया था। बिल्कुल देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला टॉपिक लिखो, ठीक है। क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। चारों ओर चक्कर कौन लगाता है अपने पास? इलेक्ट्रॉन। चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे कोष, उपकोष और कक्षक का निर्माण होता है। क्या कहा मैंने आपको कि मध्य में कौन होता है? नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक की बात समझा दी आपको। तो पहला टॉपिक बताया इन्होंने कि मध्य में नाभिक होता है, ठीक है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है। तो लिखते चलो अपने पास कि इस सिद्धांत के आधार पर मध्य में नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है। दूसरा टॉपिक लिखो अब, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे कोष का निर्माण होता है। कोष को क्या नाम दिए इन्होंने? KLMN, ठीक है। इसका मान होता है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और ये होगा 4। ये किसके मान है? N को क्या कहते हैं? कोष, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर, दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, दूसरा टॉपिक है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे कोष का निर्माण होता है। और कोष को किससे डिनोट करते हैं? N के द्वारा। और कोष 4 हैं, KLMN, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक कि इसमें प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन से फॉर्मूले के पुटअप करते हैं अपने पास? 2n² के द्वारा। प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन, प्रत्येक कोष में किसका अध्ययन? इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कौन से सूत्र के द्वारा किया जाता है? 2n² के द्वारा। तो 2n² करना बेटा, यहाँ पे 2n² यहाँ पे करो, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, तो बचा कितना? 2 इंटू कितना? n कितने यहाँ पे? 2, तो n 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया यहाँ पे? 8। 2 3 का स्क्वायर करो बेटा, 9 दूनी इंटू 18। 2 4 का स्क्वायर करो, n बराबर 4 रखा हम लोगों ने, तो कितना आने पास? 4 2 16, 16 इंटू 2 32 आ गया अपने पास, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है कि अपन किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र के द्वारा पूर्ण करते हैं। बात समझ आ गई? चौथा टॉपिक क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे किसका निर्माण हुआ? कोष का। तथा और किसका निर्माण होता है? कक्षक का। किससे निर्माण होता है? जैसे ये 1 श्रेणी है, तो इसमें कक्षक होगा 1s, ये 2s और इसमें कक्षक होगा 2p। 2s में 2 ही होते हैं। 3s में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। 4s होगा, 4 में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और क्या होगा? 4f होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रक्रिया 2n² के द्वारा करते हैं, और जैसे जैसे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, वैसे वैसे कक्षक का निर्माण होता है। 1s 2s 2p 4f तक निर्माण होता है। अब इसमें प्रत्येक, आपको मालूम है s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। कितने होते हैं? 6। और d में कितने होते हैं? 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो इनको जोड़ लो, यहाँ हो गए 2, यहाँ आ गए 2। 6 और 2 कितने हो गए? 8, ये आ गए 8। 6 और 2 8 और 10 18, ये आ गए 18, ठीक है। 18 यहाँ तक आ गए थे। 10 और 16 और 2 18, 18 और 14 कितने हो गए? 32। बात समझ में आ गई ये वाली कहानी? जैसे जैसे यानी परमाणु के अंदर कोष भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? कक्षक भी पाए जाते हैं आपके पास। क्लियर है बात? अब थोड़ा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। पहला टॉपिक क्या था? लिखते चलो। प्रोटॉन और नाभिक के मध्य प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा टॉपिक क्या है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, वैसे वैसे KLMN कोष का निर्माण होता है। तीसरा टॉपिक क्या है
केलेमेन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 2n² सूत्र द्वारा याद करते हैं, 2n² सूत्र हो गया। चौथा टॉपिक क्या है, देखो इधर, जैसे जैसे कोश में चक्कर लगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है वैसे वैसे किसका निर्माण होता है, कक्षक। ये चीज क्या है, कक्षक। 4 टॉपिक हो चुके हैं आपके पास। 5वां टॉपिक देखो, बड़ा टॉपिक रहेगा आज आपके पास। 5वां टॉपिक क्या है कि गोलाकार पथ पे इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाता पाता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर तभी लगा सकता है जब 2 प्रकार के बल कार्य हों। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना जाए और इसी के कोश में ही रहे। तो इस पे 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक ऊपर से कार्य करता है और एक कहां से कार्य करता है, नीचे से। इन्होंने क्या कहा, बोर्ड ने, नील्स बोर्ड ने यह बताया कि ऊपर से इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर धकेले, इस इलेक्ट्रॉन को किधर धकेले, नीचे की ओर धकेले, तो इस प्रकार का बल लगता है। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। अभी और बता दूंगा आपको, अभिकेंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर धकेले तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, Zd²/r²। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। बात कंप्लीट है। दोनों देखते हैं क्या क्या बताया इन्होंने। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे तभी चक्कर लगाएगा जब 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर धकेलेगा, नाभिक की तरफ। किधर धकेलेगा, नाभिक की तरफ, ठीक है। अपकेंद्रीय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेलेगा, यानी बाहर धकेलेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये एक बात और ध्यान रखनी है आपको, दोनों बल कार्य एक समान होंगे। क्या कहने का तात्पर्य, रस्सी खींचते हो आप, ठीक है, रस्सी खींचते वक्त क्या होता है, 2 किलो के बालक उधर है, 2 किलो के बालक इधर है, तो सेम बालक है तो रस्सी एक जगह रह जाती है, ठीक है। बात कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह रह जाएगा आपके पास जब दोनों बल क्या होंगे, बराबर कार्य करेंगे। कहने का तात्पर्य। और दूसरा तरीका देखो आप, मान लीजिए आपने अपकेंद्रीय को बढ़ा दिया, अपकेंद्रीय कहां धकेलेगा, ऊपर की ओर। अभिकेंद्रीय कहां धकेलेगा, नीचे की ओर। अपकेंद्रीय को बढ़ा दिया तो अभिकेंद्रीय कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार देखो दूसरा तरीका क्या है, अभिकेंद्रीय को बढ़ा दिया, अभिकेंद्रीय कहां धकेलेगा, नीचे की ओर। अपकेंद्रीय ऊपर की ओर। इसको आपने कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, नाभिक की ओर। तो ये दोनों बल कार्य करते हैं, बराबर कार्य करेंगे। 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट ये कार्य कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट ही ये कार्य करेगा। ठीक बात समझ में आ गई क्या, यानी 2 बराबर भागों में ये दोनों बल एक समान कार्य करेंगे, लेकिन विपरीत कार्य करते हैं। विपरीत का कार्य का मतलब है, एक ऊपर कार्य करेगा तो एक कहां कार्य करेगा, नीचे कार्य करेगा। लेकिन इन दोनों बलों का मान क्या होगा, एक समान होगा। बात समझ में आ गई क्या। अर्थात अपकेंद्रीय बल बराबर mv²। अपकेंद्रीय बल बराबर किसके बराबर होता है, Zd²/r² के। ये अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है और ये किसका है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक में। सेकंड टॉपिक देखो, ये तो आ गया अच्छी तरह, हटा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, तो एक होता है कोणीय संवेग। कौन सा संवेग होता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग को बोलते हैं mvr, ठीक है। कोणीय संवेग को क्या बोला जाता है, mvr। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, nh/2π के। ध्यान रख लेना, जब भी इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है तब कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, जब भी इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है तब कोणीय संवेग का मान mvr बराबर किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर होता है। ये क्या चीजें बताएंगे आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में चल रही है अपने पास, लंबी क्लास चलेगी आज अपने पास, हटा दें। तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, तो mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। कोणीय संवेग बराबर किसके बराबर होता है, nh/2π के। mvr है कोणीय संवेग, nh/2π क्या है, n है कोस है। कोस कौन कौन से होते हैं, केलेमेन होते हैं आपके पास। h है प्लांक स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, ध्यान रख लेना है। कौन सा स्थिरांक बोलते हैं इसको, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, जिसका मान होता है 6.62 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। रख लो याद, काम आएगा आगे।
प्लांक स्थिरांक को h कहा जाता है, जिसका मान होता है 6.62 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। बात कंप्लीट है। पाई का मान 3.14 होता है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। हटा दें इसको। अब देखो 5 टॉपिक हो गए आपके पास, लगभग 5 कंप्लीट है आपके पास। अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय हो गया, नाभिक हो गया, कोष के बारे में बता दिया, कक्षक के बारे में पढ़ा दिया आपको, बल आप कंप्लीट हो चुके हैं, कोणीय संवेग आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट गुणधर्म देखो, छठा गुणधर्म क्या होगा आपके पास। छठा गुणधर्म क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में, के से किस में जा रहा है, एल में, एल से के में भी आ सकता है। मैंने ये तो नहीं बोला कि उच्च कोष से निम्न कोष में। जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है और क्या होता है, अवशोषण भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से के से एल में भी जा सकता है, एल से के में भी जा सकता है, ये कोष हैं, तो ऊर्जा का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा और अवशोषण कब का होगा, इसके बारे में बताएंगे आपको आज। देखो इधर आओ, ये हटा दें, इनका गेम खत्म है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या है, उत्सर्जन कब होगा और अवशोषण कब होगा। 10th क्लास में पढ़ के आ गए थे अपने पास, एब्जॉर्प्शन क्या होगा और एक्सेशन कब होगा आपके पास। ये मान लो कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके पास, ठीक है। बाहर की तरफ कौन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है अपने पास। ये के कोष है और ये क्या है, एल कोष है। ये व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, ये है ऊपर वाला कोष, तो इसे क्या कहेंगे अपन, उच्च कोष। ये नीचे वाला तो कौन सा कोष बोलेंगे अपने पास, निम्न कोष। ये व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, ऊपर की ओर। निम्न यानी पतला व्यक्ति, उच्च यानी क्या होगा, मोटा व्यक्ति। पतला व्यक्ति मोटे के पास जाना चाहता है, मोटा बनना चाहता है, तो क्या करें, बेचारा जा ही नहीं सकता, तो क्या होगा, भोजन खाएगा, तब वो मोटा होगा, तब इसके पास आएगा। तो भोजन खाने का मतलब है वो क्या हो रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न कोष से कहाँ जाता है बेटा, उच्च कोष में। निम्न कोष से कहाँ जाता है, उच्च कोष में, तो ऊर्जा का क्या होगा हमेशा, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। अब दूसरा तरीका, यहाँ था अपने पास एल और यहाँ तक के, ये व्यक्ति ये है उच्च कोष और ये क्या है अपने पास है, निम्न कोष। ये व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, तो एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, योगा करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा, पतला होने की कोशिश करेगा, तो ऊर्जा को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो उच्च कोष से निम्न कोष में जब भी आता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। बात कंप्लीट है, नॉट टेंशन, क्लियर है बात आपके पास। ये कौन सा गुणधर्म हो गया, 6। और छठा गुणधर्म क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, तो ये ऊर्जा किस रूप में जाती है। जब एक कोष से दूसरे कोष में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि निम्न कोष से उच्च कोष, निम्न कोष से उच्च कोष में भी जा सकता है, उच्च कोष से निम्न कोष से जाता है, उत्सर्जन भी हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में दिखाई देता है, बंडल, पैकेट के रूप में दिखाई देता है। यानी छोटे छोटे बंडलों के रूप में आपके क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक साथ बंडल बना के जा रहे हैं। पैकेट, भोजन का पैकेट होता है, एक साथ जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक को दिखते चलो, 7वां टॉपिक, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण बंडल, पैकेट, कणीय या क्वांटा रूप में होता है, जिसे प्लांक ने कौन सा वैज्ञानिक बोला मैंने, जिसे प्लांक ने क्या नाम दिया, इसको फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। और इसकी प्लांक के अनुसार कुल ऊर्जा बराबर होती है, डेल ई बराबर होता है एच म्यू। क्या होता है, डेल ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, ठीक है। और म्यू को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। एच म्यू, डेल ई बराबर क्या है अपने पास, एच म्यू आ गया। म्यू को क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है सी बटा लेमडा। अब किस प्रकार करेंगे अपने पास, इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने पास। देखो इधर आगे बढ़ते हैं, इस म्यू की जगह क्या रख सकते हैं अपने पास, सी बटा लेमडा। तो डेल ई बराबर क्या आ गया आपके पास,
एच सी अपॉन लेमडा, कि म्यू की जगह क्या लिखा आपने उनमें, सी बाई लेमडा। एच क्या कौन सा स्थिरांक होता है, प्लांक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक होता है आपके पास। और प्लांक स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, 6.62 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। सी यहाँ पे होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है यहाँ पे, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का फॉर्मूला बोलो बेटा, तुम पढ़ के आए हो 10वीं 11वीं में, 9वीं में पढ़ के आ गए, 10वीं पढ़ के आ गए। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा क्या होती है, तरंग लेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य। यहां तक की बात कंप्लीट है, ठीक है। सारे टॉपिक एक बार दोबारा बोल रहा हूं, सुनते जाओ। 7 टॉपिक बोल रहा हूं आपके पास। बोर के अनुसार, निल्स बोर के अनुसार मध्य में नाभिक होता है, पहला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है, दूसरा टॉपिक क्लियर। तीसरा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे जब चक्कर लगाता है तो कोश का निर्माण होता है। चौथा टॉपिक, जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है तो कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 2n² सूत्र द्वारा करते हैं, 2, 8, 18, 32 आता है। पांचवा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पे तभी चक्कर लगा पाता है जब 2 प्रकार के बल कार्य करें, एक तो नीचे की ओर धकेले तो अभिकेंद्रीय, एक ऊपर की ओर धकेले तो अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या था मालूम है आपको, mv²/r, ठीक है। अभिकेंद्रीय फॉर्मूला क्या है, Zd²/r²। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। सेकंड टॉपिक क्या था, छठा टॉपिक, जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन और क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। ये कोणीय संवेग वाला भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हो। तो ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण होता है। उत्सर्जन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से कहाँ जाता है, निम्न कोश में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और उच्च कोश से कहाँ जाता है, निम्न कोश से कहाँ जाता है, उच्च कोश में, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। और इन ऊर्जाओं का उत्सर्जन व अवशोषण बंडल, पैकेट या क्वांटा के रूप में होता है, जिसे प्लांक ने E बराबर hμ नाम दिया, ठीक है, फोटोन नाम दिया, जिसकी कुल ऊर्जा बराबर होती है hμ के बराबर। म्यू को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ, ठीक है। तो इसको हल किया तो hc/λ। अब देखो इसको समझो बेटा, पहले ये क्या है, एनर्जी, और ये है तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा कम, सर्दियों का समय है, शुरुआती प्रकाश है, मॉर्निंग काल के समय बैठे हुए हैं आप, ठीक है, बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या देखते हैं उस समय प्रकाश कम होता है, नहीं होता। 12 बजे की टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, 7 बजे की बात कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। शुरुआत में प्रकाश क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपके आंखों के सामने ऐसे दिखता है कि प्रकाश चारों तरफ से क्या हो रहा है, सन देवता चारों तरफ से प्रकाश को क्या कर रहे हैं, दिखता कि चारों तरफ से फैलता हुआ नजर आता है। जब खेत में बैठते हैं, अपने पास खाली स्थान में बैठते हैं, ठीक है, घर के अंदर बैठते हैं, तब की बात हो रही है आपके पास। एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ आपको नजर आती है, तो एनर्जी कम होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब 12 बजे की बात, किस समझ की बात करते हैं, 12 बजे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को तरंगे दिखाई नहीं देती, सुबह पहले दिखती है ज़्यादा तरंगे, चारों तरफ से दिखता है प्रकाश, जब उगता है तो चारों से दिखता है, चारों तरफ फैलता हुआ नजर आता है आप लोगों को। उस समय एनर्जी क्या होती है, कम, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक। यानी एक दूसरे क्या है, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती। आपके पास ये टॉपिक क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बोर। बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बोर बड़ा टॉपिक है, 2 क्लास में होगा ये कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। अब देखो क्या है, अब है निल्स बोर के अनुसार इन्होंने क्या किस चीजों का अध्ययन किया था। निल्स बोर ने एक त्रिज्या निकाली, ठीक है, परमाणु के मध्य, वेग निकाला, ऊर्जा निकाली, ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, आवर्ती बताई, तरंग संख्या बताई। इन 5 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे अपने पास, ठीक है। एक क्लास और होगी बोर के, ठीक है। आज अपन करेंगे त्रिज्या, वेग और ऊर्जा निकालना। किस प्रकार त्रिज्या, वेग, ऊर्जा निकाली इन्होंने, वो बताएंगे आपके पास। आज की क्लास में इतना बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, ठीक है, बोर परमाणु की कमियां बताएंगे। 2 क्लासेस के अंदर आपका बोर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बात कंप्लीट है। तो आज आपको क्या क्या बताएंगे, बोर के अनुसार त्रिज्या बताएंगे कि त्रिज्या क्या होती है, वेग क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। त्रिज्या के वेग को व्युत्पन्न करना सिखाएंगे, वेग को व्युत्पन्न करना सिखाएंगे, एनर्जी को व्युत्पन्न करना सिखा देंगे आज आपको कंप्लीट। आपके बुक में केवल फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको केवल फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन उनको व्युत्पन्न करा हुआ नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको व्युत्पन्न करा हुआ आना चाहिए,
लाइफ के अंदर, रटना नहीं है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ निकालेंगे आपको बोर के अनुसार, दो चीज निकालना बता रहा हूं आपको, त्रिज्या और वेग। क्या निकालना बता रहा हूं? बोर के अनुसार त्रिज्या को रेडियन बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं अपने पास, ठीक है। वेग को v कहा जाता है, त्रिज्या को r कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। त्रिज्या में किस प्रकार निकालेंगे, वेग में किस प्रकार निकालेंगे, दोनों में कॉम्बिनेशन करेंगे। दो मेथड बताऊंगा मैं, दोनों मेथड में से कोई सा मेथड अच्छा लगे आपको वो करना है आपको याद, ठीक है। देखो आपको ये मालूम था कि अपकेंद्रीय बल बराबर किसके बराबर था? अपकेंद्रीय बल बराबर होता है किसके? अभिकेंद्रीय बल के। ये आपको मालूम, एक तरफ त्रिज्या निकाल एक तरफ वेग निकाल रहे, आपको मालूम है अपकेंद्रीय बल बराबर किसके बराबर होता है? ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल के। अब इनके फॉर्मूले भी आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला था mv² बटा r और इसका फॉर्मूला था ZD² अपॉन r²। इसका फॉर्मूला था mv² बटा r बराबर ZD² अपॉन r²। करना क्या है? समीकरण नंबर 1 लिख देना है, तो समीकरण नंबर 1 लिख देना है। देखो r से r कैंसिल हो सकता है, r से r कैंसिल हो सकता है, इसे लिख सकता हूं मैं, समझ में आ गया? r से क्या कैंसिल कर सकता हूं मैं? r कैंसिल कर सकता हूं, बात कंप्लीट है यहां तक की, नो टेंशन। दूसरा फॉर्मूला था कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या था? mvr बराबर किसके बराबर था? nh अपॉन 2 पाई के। समीकरण नंबर था, कोणीय संवेग का मान nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। mvr बराबर था nh अपॉन 2 पाई के। बुक में नहीं मिलेगा, आपके फॉर्मूले हैं बुक में, ठीक है। मैथड बहुत सही बता रहा है आपको, रटना नहीं है आपको। अब देखो नेक्स्ट मेथड देखो क्या है। जब आप त्रिज्या निकाल रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 है, क्या निकालना है? v निकालना है। जब आप वेग निकाल रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 से क्या निकाल देंगे? r को अलग करेंगे, तो ठीक है। v को अलग करो बेटा, v बराबर क्या आएगा? nh अपॉन 2 पाई, ठीक है, m और r, mr नीचे आ जाएंगे। समीकरण नंबर क्या बन गया? 3। जब आप वेग निकाल रहे तो समीकरण नंबर 2 से क्या निकाल देंगे? r, तो क्या समीकरण बनेगा? nh अपॉन 2 पाई m गुणा v, mv। बात समझा? नो टेंशन। अब सेकंड देखो क्या है, हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। क्या कर रहे हैं इधर? त्रिज्या निकाल रहे इधर, ठीक है। इस फॉर्मूले को चलने दो ऐसे कैसे, इसको हटा दें, जगह चाहिए मेरे को यहाँ पे, इसको हटा दें, ये भी हो गया कंप्लीट। इसको भी हटा दें समीकरण नंबर 2 से। अब करना क्या है? समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में v का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 में r का मान कहाँ रख देंगे आप? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। प्रोसेस वही है, ठीक है। यानी v को निकाल के v में समीकरण 1 में रखेंगे, r को निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इधर देखो m, v का फॉर्मूला क्या है? nh अपॉन 2 पाई mr है। v का क्या बेटा? स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा। ये हटा दें, v का फॉर्मूला लिख दिया अपनों ने, इसका काम हो गया यहाँ तक। अब बच्चा क्या अपने पास? ये तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है? ZD² अपॉन क्या है? r है आपके पास। इसको हल करो, mv² है, ZD² है बटा r का फॉर्मूला क्या है? nh अपॉन 2 पाई mv। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट लगा दो। 2 पाई क्या आ जाएगा? m गुणा v आ जाएगा। इसको भी हटा दें, इसका भी खेल खत्म है। तो क्या किया अपनों ने? जो r और v का मान रखा था उसको समीकरण नंबर कहाँ रख दिया अपनों ने? 1 में रख दिया अपनों ने, ठीक है। अब देखो हल करो इसको, m n का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, तो m n² हो जाएगा, h का स्क्वायर है तो h² हो जाएगा। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है, पाई का स्क्वायर आ जाएगा। m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। r का क्या हो जाएगा? r का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बात कंप्लीट है। ZD² अपॉन क्या आएगा? r आएगा आपके पास। इधर चेक करो, अब इसमें तो क्या चेक करना है? काटना पीटना हो जाएगा काम। अब इसको हल करो, हटा दें इसको, तो ऊपर वाला तो यहाँ तक की तो प्रोसेस है, हटा दें। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? r। हल करो, r से r कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देख लो एक बार, तो नहीं हो रहा ना कैंसिल। अब क्या करेंगे? यहाँ हो गया, ये इससे वर्ज गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? ZD² 4 पाई स्क्वायर 4 पाई m²,
ठीक है, आर रह गया आपके पास, इधर क्या रहा अपने पास, ये देखो एम से एम कैंसिल कर सकते थे अपने पास, तो एम ही रह जाता अपने पास, ये तो बात कंप्लीट है। अब इधर क्या अपने पास है, एन स्क्वायर है और क्या आपके पास है, एच स्क्वायर। हटा दें इसको, अब ये खेल खत्म है। अब देखो क्या रह गया, अपनों को इसमें से क्या निकालना था, आर। आर को निकालोगे तो ये ऊपर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये नीचे आएगा। ठीक है, पहले अंकों को लिख दो, 4 पाई लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं, एम आया हुआ है, एम है, फिर क्या है, जेड स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट। आर बराबर क्या फॉर्मूला जरा चेक करना, मेरे को भी रटा हुआ है, आपको भी रटना होना चाहिए, आपको भी ध्यान होना चाहिए, ये रट लेना है। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आना चाहिए था, पाई देखो स्क्वायर नहीं गया था पाई का, तो 2 का तो स्क्वायर कर दिया था, 4 पाई का स्क्वायर नहीं गया था, तो 4 पाई स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, आएगा 4 पाई स्क्वायर आएगा। वो किया था उन्होंने, किसका, वी का स्क्वायर किया था, तब इसको पाई स्क्वायर नहीं लिखा था, वहां लिख लेना आप। ठीक है, बात कंप्लीट है। तो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका पुटअप होगा। इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला आने वाला है, v बराबर 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच आने वाला है आपके पास, ये सूत्र व्युत्पन्न होने वाला है आपके पास। देखो m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, मिल गया आपको फॉर्मूला ये वाला। देखो v बराबर 2 पाई है क्या, ये रहा 2 पाई आ गया इसके अंदर, 2 पाई आ गया, जेड स्क्वायर है क्या, ये आ गया जेड स्क्वायर, 2 पाई जेड स्क्वायर बटा एन एच है क्या, ये आ गया एन एच। बात कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है आपके पास। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके पास पुटअप हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन देखो, अब वेग का फॉर्मूला आ गया, v बराबर 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। आर का फॉर्मूला ये पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, मजा आने वाला है। ठीक है, त्रिज्या व द्रव्यमान में कौन के अनुसार, नील्स बोर के अकॉर्डिंग, किसके आएगा आगे, नील्स बोर के आधार पर, नील्स बोर के आधार पर त्रिज्या व द्रव्यमान में संबंध होगा, संबंध होगा। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ए आर इजगल टू एम होगा, बी आर इजगल टू 1/m होगा, सी इधर दे रहा हूं आर इजगल टू √m होगा, या डी 1/r इजगल टू m होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि, इसको छोड़ो, वीर को दूसरा ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, 2r इजगल टू m होगा। अब देखते जाओ क्या होगा आंसर, बोलो क्या पूछा है, त्रिज्या ये रही, द्रव्यमान ये रहा, तो ये एक दूसरे क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, r इजगल टू 1/m भी आ सकता था, इसको हटा के क्या लिख सकते थे, r इजगल टू r व्युत्क्रमानुपाती 1/m, तो आंसर क्या हो गया, b। इसी प्रकार v और h के, v और z के मध्य संबंध पूछ ले। ठीक है, तो क्या होगा संबंध, v इजगल टू क्या होगा, v समानुपाती क्या होगा, z होगा। अब इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ क्या रखनी है अपनों को, इनका आंकिक मान कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो n तो इसके अंदर है कोस, n तो क्या है इसमें कोस, h कौन सा स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक, कौन सा स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, बोलते जाओ, 6.62 10 की पावर माइनस है, कितना होता है 34, ये प्लांक स्थिरांक का मान है। ठीक है, पाई का मान बोल दो कितना होता है, 22/7 या 3.14, एक ही बात है। एम का बोलो, द्रव्यमान का मान कितना होता है, लिखवा दिया था पहली क्लास के अंदर ही, सेकंड क्लास है आज की, 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, जेड का मान क्या होता है, जेड होता है बेटा परमाणु क्रमांक, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जो आपको दिया हुआ होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरीके से दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, ई का मान आपको मालूम है कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 का क्या होता है, कूलाम। 1.6 × 10 की पावर माइनस का कितना होता है, 19 का कूलाम। देखो इधर भी देख लो, पाई का मान मालूम है, जेड आपको परमाणु क्रमांक है, ई 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, एन आपको कोस
दिया हुआ होगा। एच आपको प्लांक स्थिरांक आपको याद है 6.62 10 की पावर माइनस का 34 किलोग्राम। इनको रट लो, 18 हूँ इनको, ठीक है, कंप्लीट है, हटा दें। आओ इधर आओ। नेक्स्ट में क्या करना है, इन सब के मान रखने हैं। R बराबर N आपको दिया होगा और एक चीज आपको दे रखी होगी Z, ये दो चीज दे रखी होगी। H का मान कितना होता है 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 4 गुणा 3.14 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। M का मान बोलो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, ठीक है। Z आपको दिया हुआ ये रहा। E का मान आपको मालूम है, E का स्क्वायर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को तुम हल कर लोगे, इस चीज़ को पूरी को हल कर लेना मोबाइल से, तो क्या आएगा, R बराबर आएगा 0.0529, ठीक है, 0.0529 N स्क्वायर अपॉन Z, N स्क्वायर अपॉन Z। बात कंप्लीट है, किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है, त्रिज्या मीटर में होगी आपकी। इधर देखो V का फॉर्मूला ये रटना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल देने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। 2 पाई का मान 3.14, Z आपको दिया हुआ होगा, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 का स्क्वायर आएगा, बटा N आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। H आपको मालूम है 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होगा आपके पास। अब इसको जब हल कर लोगे तो V का फॉर्मूला आएगा, हल कर लेना। तो क्या क्या मान नहीं रखा हम लोगों ने, Z और N का मान नहीं रखा, तो Z N तो इधर आ जाएंगे। वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। इन सबको हल करोगे तो क्या आएगा 2.186 इंटू 10 की पावर 8, 2.186 इंटू 10 की पावर 8 Z बाई N मीटर प्रति सेकंड। बात कंप्लीट है, हटा दें इसको। अब देखो क्वेश्चन लेते जाओ, क्वेश्चन क्या होगा, दो चीज नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। पहले वाले संबंधी न्यूमेरिकल करा दिए, अब इन दोनों के न्यूमेरिकल कर लो कंप्लीट, ठीक है। आ जाओ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कौन सा परमाणु दे दिया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कोश से संबंधित त्रिज्या व वेग बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलें अपने पास, देखो हाइड्रोजन कितने पे आता है, एक नंबर पे तो Z मालूम है 1। प्रथम कोश यानी N बराबर कितना दे रखा है 1। अब कर सकते हैं अपने पास, देखो R का फॉर्मूला ये रहा 0.0529, N कितना है बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। Z आएगा कितना 1 आएगा, 1 तो आंसर क्या आ गया अपने पास 0, ये 1 से 1 कट के बाद कंप्लीट है 0.0529 मीटर, कंप्लीट है बात, ठीक है। बताएंगे क्या चीज़ है आपके पास, इसको हल करोगे 2.186 वेग निकाल रहे इधर से 10 की पावर 8, Z कितना है 1 है, N कितना है 1 है, 1 से 1 कट गया तो क्या आंसर आया अपने पास 2.186 इंटू 10 की पावर 8। इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ आपको, देखो इधर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मध्य में होते हैं, बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये मान लो कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किसका होता है हाइड्रोजन का होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कहलाई जाएगी, नाभिक से लेके बाहर तम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो इस हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होगी 0.0529। ये कितने वेग से रोटेशन करेगा 2.186 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बात कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ऊर्जा बताएंगे, ऊर्जा किस प्रकार निकालते हैं। फॉर्मूले 2 बता दिए, R बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर mZ स्क्वायर, ठीक है।
इसका आंकिक मान कितना आता है 0.0529 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। v का फॉर्मूला क्या बताया था 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH, n और h, और इसका आंकिक मान कितना बताया था 2.186 इंटू 10⁸ Z/n। बात कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको ऊर्जा बताएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताएंगे आपको, स्पेक्ट्रम क्या होता है, आवर्ती निकालना बताएंगे, तरंग संख्या निकालना बताएंगे और बोर परमाणु की कमियां बताएंगे। ओके, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।